चलिए, आप लोग तैयार हैं? कैसे हैं आप लोग? अच्छा हैं? चलिए, तो हम लोग 9th क्लास में देखेंगे बायोलॉजी, चैप्टर नंबर दूसरा। तनी बढ़िया से बैठो, राजा महाराजा की तरह नहीं बैठो, विद्यार्थी की तरह बैठो, घसक के बैठिए, ठीक है ना? राजा महाराजा की तरह नहीं बैठना है, बढ़िया से बैठना है, विद्यार्थी की तरह बैठना है। हम लोगों ने पहला जो चैप्टर पढ़ा था उसका नाम क्या था? कोशिका। क्या नाम था उसका? कोशिका। अब जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम क्या था? क्या है? उत्तक। क्या नाम है इसका? उत्तक। मैं आप सबों को बता दूं, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं तमाम बच्चों को, कि सबसे पहले हमने बायोलॉजी चैप्टर जब शुरू किया तो एकदम शुरू से लेकर के कोशिका, आप लोग बताइएगा अगर हम सही बोल रहे हैं तो बोलिएगा कि हाँ सर ऐसा है। आप लोगों को हमने पूरा कोशिका का एकदम शुरू से लेकर के अंतिम तक सारा चीज बताया कि नहीं बताया? आप लोग बढ़िया से। इसके बाद आप सभी बच्चों का हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न जितना था, चाहे वो 4 में से 1 का टिक लगाने वाला था या खाली स्थान भरने वाला था या अति लघुत्तरीय प्रश्न था, उसको भी करवा दिए हैं। इसके बाद उसमें जितना क्वेश्चंस आंसर है सारा चीज हमने लिखवा दिया है। आप सभी बच्चों का हमने टेस्ट भी ले लिया है। तो ये सब सारे चीज जब इतना हम लोग कर लिए हैं तब जाकर के हम दूसरा चैप्टर आपका शुरू कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि कितना बढ़िया से और कितना बारीकी से हम बच्चों को पढ़ाते हैं और कितना सुंदर तरीके से इन लोगों का नॉलेज दे रहे हैं ताकि एक एक क्वेश्चन बन जाए। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लोग 9th क्लास के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है उत्तक। क्या नाम है? उत्तक। देखिए ध्यान से, इसका नाम है उत्तक। उत्तक को अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं टिश्यू। क्या बोलते हैं? टिश्यू। इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? टिश्यू। कोई दिक्कत है तो बताइएगा हमको। ये चैप्टर है, चलिए हम लोग पढ़े बढ़िया से। कोशिका के बारे में आप लोगों को हर एक जानकारी दी गई है और आप लोगों को उसी चैप्टर में एक लाइन हमने कहा था कि कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? उत्तक। आपके शरीर में जो कोशिका होती है वो कोशिका आपस में मिलती हैं। कोशिका आपस में मिल करके क्या चीज का निर्माण करती है? उत्तक का निर्माण करती है। उत्तक का जो समूह होता है, उत्तक एक जगह जब इकट्ठा होते हैं तो उससे हम लोगों के शरीर में अंग का निर्माण होता है। क्या चीज का निर्माण होता है? अंग का निर्माण होता है। यही अंग का समूह एक जगह एकत्रित होकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। क्या चीज का निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अब यहां पे आप पूछ सकते हैं कि सर अंग तंत्र क्या है? जैसे आप जब भोजन करते हैं तो भोजन करने के लिए भोजन जब करते हैं तो वो भोजन आपका पच करके जो उसमें पौष्टिक तत्व है वह पौष्टिक तत्व निकल करके शरीर के प्रत्येक भाग में पहुंच करके वहां पे काम करना, यह जो सिस्टम का निर्माण होगा इसी को तंत्र बोलते हैं। और इसको कौन सा तंत्र बोलेंगे? पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में क्या शरीर का एक अंग कार्य कर रहा है? नहीं, उसमें मुख भी कार्य कर रहा है, नली भी, ग्रास नली भी काम कर रहा है, इसके बाद पेट भी काम कर रहा है, इसके बाद छोटी आंत भी काम कर रहा है, बड़ी आंत काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, पेनक्रियाज काम कर रहा है। तो पेनक्रियाज, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, या जितना भी आप पेट वगैरह सब जो देख रहे हैं, अमाशय वगैरह सब जो देख रहे हैं, ये सब सारे मिलकर के जब काम कर रहे हैं तो ये सब सारे शरीर के तो अंग हैं। ये सब अंग मिलकर के क्या बना दिया? एक तंत्र का निर्माण कर दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं अंग तंत्र, जो अभी हम लोग पाचन तंत्र क्रिया करवा दिया। उसी प्रकार से हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र है, जो आप उत्सर्जित करते हैं तो उसके लिए भी हमारे शरीर का अंग काम करता है। समझ में आ रही है कि नहीं बात आ रही है? श्वसन तंत्र में जितना भी अंग श्वसन क्रिया में भाग लेगा, जो अंग, उसको हम लोग बोलेंगे श्वसन तंत्र। समझ में आ रही है कि नहीं बात?
तो यही सब अंग मिलकर के क्या चीज का निर्माण करते हैं? अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और अंग तंत्र लास्ट में क्या बना लेता है? बॉडी। बॉडी बोले तो काय, काय बोले तो क्या चीज? शरीर। समझ में आ गई बात है? इसका निर्माण करते हैं। समझ में आ गया यहां तक? कोई दिक्कत? तो ये सब सारे जो हैं आप देखिए क्या है यहां पे, सबसे बॉडी का सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगा? कोशिका। कोशिका आपस में मिला तो क्या बना लिया? ऊतक। अब यहां पे भी एक बात समझना है, इसमें जो कोशिकाओं का समूह, तो कौन सी कोशिकाओं का समूह? तो एक जैसे, जैसे मान के चलिए कि आंख बनाने वाली जितनी कोशिकाएं हैं उसका समूह एक जगह एकत्रित होगा तब उसका ऊतक का निर्माण होगा। ये नहीं कि माने भिन्न भिन्न ऊतक आपस में नहीं, एक टाइप का ऊतक जो है, एक टाइप का कोशिका जो है ऊतक का निर्माण करेगा और उससे अंग का निर्माण होगा। समझ में आ गई बात है? अलग अलग रहेगा तो गड़बड़ा जाएगा। तो सबसे पहले इस बात को समझिए, इस जो ऊतक को हम लोग देखिए ध्यान से, तो इस ऊतक को अगर ध्यान से देखिएगा तो जब हम लोग कोशिका का अध्ययन कर रहे थे तो कोशिका के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। बहुत अच्छा जवाब आप लोग दिए। क्या बोलते हैं उसको? साइटोलॉजी। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर हम ऊतक का अध्ययन कर रहे हैं, आज हम लोग किसका अध्ययन कर रहे हैं? ऊतक का अध्ययन कर रहे हैं, तो ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। आ गया समझ में? इसको हम लोग क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। तो ये सब बातों को ध्यान से समझिएगा, इसको क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी। अब यहां पे कोई ऊतक की परिभाषा पूछे कि आखिर ये ऊतक है क्या चीज, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? तो आपको बोलना है कि यह कोशिकाओं का समूह है। किसका समूह है? कोशिकाओं का। तब हम बात बताएंगे कि कैसी कोशिकाओं का समूह। तब हम क्या बताएंगे? कैसी कोशिकाओं का समूह। ऊतक की आसान परिभाषा है। क्या परिभाषा है? कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं? ऊतक बोलते हैं। ऊतक कहते हैं। ध्यान से समझते जाइएगा। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। कोई दिक्कत? लेकिन हम जोर से बोलिए, कोई दिक्कत? लेकिन अब यहां पे पूछेंगे कि कैसी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहेंगे? कैसी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहेंगे? तो भैया वैसी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहेंगे। वैसी कोशिकाओं के समूह, ध्यान से समझिएगा इसको, वैसी कोशिकाओं के समूह जो है ना, जो ध्यान से देखिए, जो वैसी कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहेंगे जो कैसा हो, तो ध्यान से समझिए, जो उत्पत्ति की दृष्टि से समान हो। कैसी दृष्टि से? उत्पत्ति की दृष्टि से समान हो। अब सर यहां ये उत्पत्ति क्या है? जो उत्पत्ति की दृष्टि से क्या है? समान हो। जो उत्पत्ति की दृष्टि से समान हो। समझ में आ गया कि नहीं? उत्पत्ति की दृष्टि से समान क्या मतलब हुआ? जैसे देखिए, अब आंख बनाने वाली जितनी भी कोशिकाएं होंगी, क्योंकि आंख की उत्पत्ति हम लोग करेंगे, तो अगर इसमें पैर वाला कोशिका पहुंच जाएगा आंख में, तो क्या आंख का निर्माण सही तरीके से होगा? अगर आंख बनाने वाले कोशिकाएं एक समान एक जगह रहेंगी तभी ना आंख का निर्माण होगा। क्योंकि आपके शरीर का हर अंग, चाहे वो आंख हो, कान हो, नाक हो, जीभ हो, त्वचा हो, हाथ हो, पैर हो, लीवर हो, प्रक्रियाज हो, छोटी आंत, बड़ी आंत, जितना भी हो आपका, माने सारे के सारे अंग कोशिकाओं से बनते हैं। अगर उनका एक टाइप का कोशिका नहीं रहेगा तो फिर उस अंग का निर्माण नहीं होगा। तो जो उत्पत्ति की दृष्टि से कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। सिर्फ उत्पत्ति की दृष्टि से समान होना चाहिए नहीं, संरचनात्मक रूप से भी समान होना चाहिए। कैसे? संरचनात्मक रूप से समान हो। संरचनात्मक रूप से समान हो। संरचनात्मक रूप से क्या हो? समान हो। उसकी जो संरचना हो रही है उसमें भी वह क्या हो? समान हो। समान कार्य करता हो। क्या करता हो? समान कार्य करता हो, एक जैसा। जैसे अगर मान के चलिए
हम लोग जो है स्थल पर रहने वाले जीव जंतु है, स्थल पर तो हजारों जीव रहते हैं, लाखों की संख्या में जीव हैं, तो क्या सभी के बीच में हम लोग रह सकते हैं? हम लोगों का रख दिया जाएगा सांप के बीच में तो रह पाइएगा? तो चूंकि हम लोग मानव है तो मानव के साथ रहेंगे, जानवर है किसी भी तरह का तो वह जानवर के समूह में रहेगा। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर में जो अंग है उसकी कोशिकाएं एक जगह एकत्रित होकर के उसका उत्तक का निर्माण करेगी, तभी उसका अंग का निर्माण होगा। अब आंख का निर्माण करेगा, कान का निर्माण करेगा, लीवर का निर्माण करेगा, किडनी का निर्माण करेगा। समझ में आ रही है कि नहीं बात है? तो इस बात को समझिएगा। तो इसीलिए हम इसकी परिभाषा कैसे देंगे? तो इसकी परिभाषा मूल रूप से ऐसे आएगा कि एक जैसे कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। एक जैसे कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। लेकिन इस परिभाषा से क्या हो रहा था कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, तो भैया हमारा जो हाथ का कोशिका है उसको ले लेंगे, अब कान का कोशिका है उसको ले लेंगे, ये दोनों आपस में समूह मिला लेगा तो कभी भी अंग का निर्माण हो पाएगा? फिर नहीं हो पाएगा। होगा भी तो गड़बड़ अंग का निर्माण हो जाएगा, है कि नहीं? इसीलिए एक समान होना चाहिए। तो इसीलिए हम इसमें ये लाइन को जोड़े कि कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। लेकिन कैसी कोशिकाओं के समूह को? जो उत्पत्ति के दृष्टि से क्या हो? समान हो, जो संरचनात्मक रूप से क्या हो? समान हो, जो क्या हो? समान कार्य करता हो। अगर ये लिखेंगे तो ये भी लिखना पड़ेगा, लेकिन इस बात को लिखिएगा कि एक जैसे कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, तो काम हो गया। समझ में आ गई बात है? तो यहां तक आपको कितने बच्चों को समझ में आ गया? बढ़िया से समझ में आ गया? आप इतना बढ़िया से पढ़ करके जाइए कि आपको याद कम करना पड़े, समझ खूब बढ़िया से जाइए, और एक बार घर पर जाइएगा, रिवीजन कीजिएगा, आपका सारा का सारा चीज याद हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो यहां तक की मैटर को आप लोग समझ लिए। अब चलते हैं उत्तक को देखते हैं और ध्यान से। उत्तक जो है यह कितने तरह का होता है या किन किन चीजों में पाया जाता है? तो हर जीवों में कोशिका है, हर जीवों में उत्तक है। कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहेंगे, क्योंकि जीव है तो उसमें अंग होगा, अंग का निर्माण उत्तकों से होगा। कैसे उत्तकों से होगा? तो एक समान कोशिकाओं के समूह से होगा। क्लियर हो गया? तो इस आधार पर पहले हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि उत्तक को हम लोग एक कहते हैं जैसे देखिए, जो पेड़ पौधा भी सजीव है और जीव जंतु भी सजीव है। पेड़ पौधा भी सजीव है, जीव जंतु में तो सारे जीव जंतु हो गए, और एक अलग टाइप का हो गया मेरा पेड़ पौधा। तो इस हिसाब से उसको दो भाग में बांटेंगे उत्तक को। एक को कहेंगे हम लोग पादप उत्तक। क्या बोलेंगे? पादप उत्तक। और एक को हम लोग बोलेंगे जंतु उत्तक। कैसा उत्तक बोलेंगे? जंतु उत्तक। क्लियर हो रहा है तो बोलिए। पादप उत्तक और जंतु उत्तक। पादप उत्तक और जंतु उत्तक में कुछ अंतर होगा, जिसको आप समझने का प्रयास कीजिए या जानने का प्रयास कीजिए। समझे कि नहीं? आखिर ये उत्तक कैसे उत्तक को पादप उत्तक कहेंगे और कौन सा उत्तक मेरा जंतु उत्तक होगा? तो जंतु में पाए जाने वाले कोशिकाओं के समूह को जंतु उत्तक कहेंगे, और पादप में पेड़ पौधा में पाए जाने वाले कोशिकाओं के समूह को क्या कहेंगे? पादप उत्तक बोलेंगे, है कि नहीं? आप देखिएगा, इसकी जो कोशिका, उसके जो उत्तक होंगे स्थिर होते हैं, आंख बंद करती है। इसके जो कोशिकाएं होती हैं, इसके जो उत्तक होते हैं पादप में, वो स्थिर होते हैं। कहीं पेड़ पौधा को दौड़ते धूपते देखे हैं क्या? देखे तो बोलिए। आपकी तरह हाथ पैर मारते हैं क्या? तो आप तो पहला लाइन में बोल सकते हैं कि पादप उत्तक जो होते हैं वो कैसा होते हैं? तो स्थिर होते हैं। कैसा होते हैं? ये स्थिर होते हैं। कोई दिक्कत है? तो इसको लिख सकते हैं कि क्या होता है? स्थिर होता है। कैसा होता है? स्थिर। लेकिन आप बताइए, हम लोग कभी भी एक जगह स्थिर रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। यानी कि हम लोगों की जो उत्तक होता है वह गतिमान होता है। कैसा होता है? गतिमान। तो हम यहाँ पे लिख दे कि गतिमान होता है। जंतु उत्तक कैसा होता है? गतिमान। इसीलिए प्रत्येक जंतु को आप देखिएगा स्थिर से बैठा हुआ पेड़ पौधा की तरह एक जगह खड़ा है, सब कुछ वही मिल जाएगा उसको, मिलेगा? ऐसा संभव है? नहीं। हम लोग अपने भोजन की तलाश के लिए इधर से उधर दौड़ते रहते हैं। समझ में आ गई बात? तो इसका सबसे पहला अंतर क्या आप लोग बोलिएगा कि पादप उत्तक स्थिर होता है और जंतु उत्तक गतिमान होता है। क्लियर हो गया? आप देखिए दूसरा अंतर देख लीजिए जरा सा, दूसरा बात को समझिए। अंतर भी बोल सकते हैं या दूसरी बात भी बोल सकते हैं। तो देखिए, वृद्धि जो होता है पादप उत्तक में, जो वृद्धि होता है
वह सीमित रूप से होता है लेकिन असमान होता है। ऐसा भी नहीं देखिएगा तो कोई आ सकता देखे ऐसा पेड़ कि जो इसका डाली पहुंच जाए आपके गया तक, तो यानी कि उसका बढ़ने का तो सीमित है। लेकिन क्या कभी देखे कि कभी दो डाली एकदम एक समान हो हम लोग का हाथ के जैसा, तो दोनों हाथ एकदम एक समान, दोनों पैर एक समान, दोनों आंख एक समान। पेड़वा पौधा में एगो डलिया रहेगा तो ऐसे रहेगा, एगो डलिया रहेगा तो छोटे जाके रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? एक समान रहता है। तो वही बात बोल रहे हैं, वृद्धि सीमित रूप से होगा लेकिन कैसा रहेगा? असमान रूप से। कैसा रहेगा? असमान रूप से। क्लियर हो गया? बोल भी नहीं करता है, बोलो ना जी। हाँ, वृद्धि कैसे होगा? फिर से मैंने बोलिए नहीं रहा। वृद्धि सीमित रूप से। कैसे? वृद्धि सीमित रूप से। वृद्धि कैसे होगा? सीमित रूप से होगा। और कैसे होगा? असमान। वृद्धि सीमित रूप से कैसा होगा? असमान रूप में होता है, असमान रूप में होता है। आ गया आप समझ में? अब इसमें देख लीजिए दूसरा, इसमें दूसरा देख लीजिए। अब इसका देख लीजिए, इसका वृद्धि कैसा होगा? तो हम लोग भी का तो वृद्धि सीमित रूप में होता है। कभी कोई देखे हैं कि कोई आदमी यहां से उठा से तार भर के हो गया? एकदम निश्चित लिमिट है। कोई जानवर भी तो है तो अपना लिमिट एरिया में है कि नहीं? तो उसकी भी वृद्धि कैसा है? सीमित रूप में। लेकिन कैसा रूप में होता है? समान रूप से होता है। सब चीज समान बढ़ेगा, है कि नहीं? जितना है लंबाई चौड़ाई उतना होगा। तो वृद्धि सीमित रूप से। इसमें क्या लिखेंगे कि वृद्धि सीमित रूप से। कैसे? सीमित रूप से। वृद्धि कैसा होगा? सीमित रूप से। सभी भागों में समान रूप से होता है। सभी भागों में कैसा होता है? सभी भागों में समान रूप से होता है। कैसा होता है? समान रूप से होता है। अब क्लियर हो गया? सभी भागों में कैसा होता है? समान रूप से होता है। आ गया समझ में? अब देखिए इसमें क्या होता है। तीसरा, इसमें बात को समझिएगा कि जो पादप पादप उत्तक जो होंगे वह जिंदगी भर, जब तक वो जीवित है, कब तक? जब तक जीवित है, जीवन भर वृद्धि करते रहता है। कैसे वृद्धि करता है? जीवन भर, जीवन भर वृद्धि करते रहता है। ये कौन? पादप उत्तक जीवन भर वृद्धि करता है। यह कैसा करता है? जीवन भर वृद्धि करते रहता है, या करते रहता है। कर दीजिए, जीवन भर वृद्धि करता है, छोड़ दीजिए, जीवन भर वृद्धि करता है। आप देखिएगा, आप कितना हम पुराना पेड़ देख लीजिए, तैयो वो छोटे जाकर टहनी देता, कहीं ना कहीं से निकल रहेगा। हम लोग वैसा होगा? जीवन भर बढ़ेंगे हम लोग, जीवन भर बढ़ते तो इतना ही रहते, ठेंगे ठेंगे रहता सब। बोलिए, ये बड़ा बड़ा हो जाता सर। तो याद रखिएगा, यह जो निश्चित अवधि होती है, इसमें जंतु उत्तक में जो होता है वह निश्चित अवधि तक वृद्धि होता है। कैसे होता है? निश्चित अवधि तक। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तीसरा में पॉइंट में कि जंतु उत्तक में जो होता है यह निश्चित अवधि तक वृद्धि होता है। क्या लिखें? बोलिए, यह निश्चित अवधि तक। कब तक? निश्चित अवधि तक वृद्धि होता है, वृद्धि होता है। अब आया समझ में? और सर है कुछ अंतर या कुछ और बात है इसमें? तो हाँ देखिए, और एक बात है, समझिएगा आप। इसमें देखिएगा पादप उत्तक में, पादप उत्तक में कोई तरह का विशिष्ट अंग नहीं होता है। विशिष्ट अंग बोले तो सुन लीजिए, आप खाना खाने के लिए मुंह का इस्तेमाल करते हैं ना, देखने के लिए आंख का इस्तेमाल करते हैं ना, किसी वस्तु को पकड़ने के लिए हाथ का इस्तेमाल करते हैं ना, चलने के लिए पैर का इस्तेमाल करते हैं ना। पेड़ पौधा का मुंह किधर? पेड़ पौधा का नाक किधर? सांस लेने के लिए। सुनने के लिए कान किधर? बोलिए, समझ में आ रहा है? सांस लेने का किधर है? कोई विशिष्ट अंग? सीधी सी बात है। तो पादप उत्तक में किसी भी प्रकार का कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है। तो इसको लिख दें, इसमें विशिष्ट अंग नहीं होता है। इसमें विशिष्ट अंग नहीं होता है, अंग नहीं होता है। क्लियर हो गया? इसमें विशिष्ट अंग नहीं होता। और हम लोगों में तो विशिष्ट अंग है ना, जंतु में तो है ना। हाँ, तो है तो ठीक है। इसमें
हर कार्य के लिए, है ना, विशिष्ट अंग होता है, विशिष्ट अंग होता है। क्लियर हो गया? तो अब देखिए उत्तक में हम लोगों ने क्या क्या चीज पढ़ लिया, पादप उत्तक और जंतु उत्तक में इसको अंतर भी कह सकते हैं, या इसके बारे में जानकारी हम लोगों ने लिया, बोध कर सकते हैं। सबसे पहले हमको दोनों उत्तक को बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा। हम लोग पहला जो वीडियो बना रहे हैं या पहला जो क्लास आप लोगों का पढ़ा रहे हैं, इसमें हम कोशिश आज हमारी होगी कि पादप उत्तक हो जाए, फिर कल जंतु तक पढ़ाएंगे, है कि नहीं? आज पादप उत्तक तक हम लोग कर लेते हैं कम से कम में। तो सबसे पहले हम लोग अध्ययन किसका करेंगे? पादप उत्तक का, यानी कि पेड़ पौधा में पाए जाने वाले कोशिकाओं के समूह का अध्ययन करेंगे अभी। तो देखिए ध्यान से, तो अब हम लोग अध्ययन करते हैं किसका? पादप उत्तक का। समझ में कितना बच्चा को आ रहा है? हाथ खड़ा करके बताइए तो जरा सा। सबको आ रहा है, चलिए बढ़िया है। पादप उत्तक को देख लीजिए। तो पादप उत्तक दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है? दो तरह का होता है। ध्यान समझिएगा, समझते चलिए ना, एकदम बच्चा वाला पढ़ाई है। पादप उत्तक कितना तरह का होता है? दो तरह का। एक को कहते हैं जो विभाजन करे, विभज्योतकी उत्तक। क्या बोलते हैं उसको? विभज्योतकी उत्तक। क्या बोलेंगे इसको? विभज्योतकी उत्तक। विभज्योतकी, विभज्योतकी उत्तक, ये से लिखना है, बट विभज्योतकी उत्तक। बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, हिंदी ना पढ़ा रहे हैं कि एकदम शुद्ध शुद्ध लिख दिए तो समझिएगा। विभज्योतकी उत्तक, समझ में आ रही बात? तो एक को क्या कहेंगे? विभज्योतकी उत्तक। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या बोलते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू। और मेरिस्मेटिक टिश्यू देखो, मेरिस्मेटिक टिश्यू। जहां कम अंग्रेजी बुझा वहां रगड़ दीजिए। समझ में आ गई बात? मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब अगर इसको नहीं बुझाए तो इसको हिंदी में लिखिए मेरिस्मेटिक टिश्यू। बायोलॉजी है भैया, थोड़ा बहुत अंग्रेजी में इधर होगा तो समझ लीजिएगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना? जब अंग्रेजी का पढ़ाएंगे तब उस समय भले दिक्कत हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं दिक्कत है, अभी चलेगा। तो विभज्योतकी उत्तक को क्या बोलेंगे? मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्लियर हो गया? तो एक तो हो गया जो विभाजन कर रहा है, और एक हो गया जो अस्थाई है। तो पादप उत्तक दो तरह का, एक को बोलेंगे विभज्योतकी उत्तक और एक को बोलेंगे अस्थाई उत्तक। अब यहां से समझिए, अस्थाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परमानेंट। अस्थाई को क्या कहते हैं? परमानेंट। परमानेंट टिश्यू। आ गया समझ में? तो इसको क्या बोलेंगे? परमानेंट टिश्यू। तो शॉर्टो में इसको लिख देंगे MT और इसको लिख देंगे PT। आ गया समझ में? मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में समझेगा, हिंदी वाला हिंदी में समझ लेगा, कोई दिक्कत? अब यहां पे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम विशेषता पढ़ लेते हैं किसके बारे में? विभज्योतकी का। जब इसका फाइनल कर देंगे तब पढ़ लेंगे अस्थाई का। समझ में आ गई बात ना? आई जब दोनों को हम लोग पढ़ लेंगे बढ़िया से तब पादप माने उत्तक समाप्त, पादप उत्तक। क्लियर हो गया? तो चलिए देखते हैं, बड़ी बारी से बढ़िया से देखते हैं आखिर इसकी क्या विशेषता है कि इसका नाम विभज्योतक उत्तक रखा गया या मेरिस्मेटिक टिश्यू रखा गया। तो इसकी देखिए विशेषता के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें मेरे भाई, तो इसकी विशेषता क्या हो सकती है? देखिए विशेषता के बारे में अध्ययन कीजिए तो यह विभाजन करता है, इसलिए तो विभज्योतकी है। यह क्या करता है? विभाजन करता है। यह क्या करता है? विभाजन करता है। यह क्या करता है? विभाजन करता है। समझे कि नहीं? होता क्या है विभाजन के दरमियान में कि इसमें जो इसके अंदर में विभज्योतकी उत्तक मेरिस्मेटिक टिश्यू के अंदर में क्या होता है कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं, इनके जो उत्तक होते हैं, कोशिकाओं का जो समूह होता है, उसके बीच में, चूंकि आपने पढ़ा होगा ये भी कि पादप कोशिका जो है चकोर होता है। कैसा होता है? चकोर। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? तो पादप उत्तक जब ये होंगे, चकोर होंगे, तो चकोर का मतलब इस टाइप से, ऐसे ऐसे। तो इनके बीच में अंतराणविक स्थान देखिएगा। माने अंतराणविक स्थान का मतलब होता है कि इसके बीच के स्थान को अंतराणविक स्थान बोलते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये गोल है और यहाँ पे गोल है, तो इसके बीच में कोई जगह खाली हो गया कि नहीं हो गया, तो इसको बोलते हैं अंतराणविक स्थान। क्या बोलते हैं? अंतराणविक स्थान। अब इसमें जरा सा देखिए तो कहीं भी आपको जगह है, मिल रहा है गैपिंग,
कहीं गैपिंग है, कहीं खाली है जगह, तो अंतरान्विक स्थान इसमें नहीं पाया जाता है। इस कोशिकाओं के अंदर में है ना, विभज्योतकी ऊतक में विशेषता यह है कि इसके बीच में क्या होता है कि आपका अंतरान्विक स्थान नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो क्या लिखेंगे इसमें कि इसमें इसमें है ना, क्या बोले इसको, अंतर कोशिका स्थान नहीं पाया जाता है। अंतर कोशिका स्थान नहीं पाया जाता। कहां है बताइए ना, नहीं पाया जाता है। आया समझ में? इसमें है ये नहीं तो कहां से पाया जाएगा? क्लियर हो गया? अब इसमें देखिएगा वैकुल्स जो होता है, वैकुल्स मीन्स रसधानी, वैकुल्स मीन्स रसधानी, जहां पे कोशिकाएं पानी रखती हैं उसी को ना वैकुल्स बोलते हैं। तो रसधानी नहीं पाया जाता है, इसमें रसधानी नहीं पाया जाता है, इसमें रसधानी नहीं पाया जाता है। अब आ गया समझ में ना? इसमें रसधानी नहीं पाया जाता है, यानी कि वैकुल्स नहीं होता है। साथ ही अब क्या है देखिए, कोशिका द्रव पाया जाएगा। अब कोशिका द्रव पाया जाएगा इसका मतलब सर बता दीजिए। तो आपको पढ़ाए हैं कि कोई कोशिका है, कोई क्या है, कोशिका है, कोशिका है, और यहां पर न्यूक्लियस है, मैंने केंद्रक है। तो केंद्रक और यहां इसके ये जो कोशिका का जो बाहरी झिल्ली है उसके बीच में एक द्रव भरा हुआ रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। उसको क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव। जब कोशिका के अंदर में द्रव है तो कोशिका द्रव, न्यूक्लियस के अंदर में द्रव है तो केंद्रिका द्रव्य। समझे कि नहीं? आई दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे, जीव द्रव, उसको क्या बोलेंगे, जीव द्रव। प्रोटोप्लाज्म में पढ़े हैं ना कोशिका में जी, याद नहीं है? बोलिए, कोशिका द्रव समझ में आया? किसको बोलेंगे से, इसके बीच में जो द्रव भरा रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कोशिका। क्या कोशिका द्रव्य इसमें पाया जाता है? तो बिल्कुल पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। आगे समझ में? कोशिका द्रव्य पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है। क्लियर हो रहा है? कोशिका द्रव्य पाया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। यह वृद्धि में, चूंकि विभाजन जब होगा तो विभाजन होता क्यों है, तो वृद्धि करने के लिए, वृद्धि होगा ना जी। तो यह क्या है, वृद्धि में सहायक है, यह वृद्धि में क्या है, सहायक है। तो इस बात को भी लिख दीजिए, इस बात को भी लिख देते हैं। क्या लिख दे 5वां नंबर में, 5वां में क्या लिख दे कि यह वृद्धि में क्या होता है, सहायक होता है। यह वृद्धि में सहायक होता है। क्लियर हो गया? यह वृद्धि में सहायक होता है। इतना सारा पढ़ लिया। अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, विभज्योतकी का। अभी इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी इसकी चर्चा हम कर ही नहीं रहे हैं। क्लियर हो गया? अभी हम इसकी चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। अभी जितना भी चर्चा कर रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं, विभज्योतकी ऊतक का, है ना, विभज्योतकी ऊतक का। विभज्योतकी ऊतक का मींस किस, कौन ऊतक में विभज्योतकी और अस्थायी ऊतक होता है, तो पादप ऊतक में, है कि नहीं है? किसका पढ़ रहे हैं, पादप ऊतक में। अब इसके जरा सा प्रकार को पढ़ लेंगे, किसके, विभज्योतकी ऊतक के प्रकार को। अब हम इसके क्या चीज को पढ़ लेते हैं, प्रकार को। प्रकार के मतलब कि होता कितना तरह का है, समझ में आ गई बात? यह होता कितना तरह का है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। विभज्योतकी ऊतक जो होता है वह 3 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। एक होता है शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक, किसी भी पेड़ पौधा के शीर्ष पर पाया जाता होगा, शीर्षस्थ पढ़ा रहे हैं अभी हम। तो इसमें सबसे पहले समझिएगा, एक होता है शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक, दूसरा जो होता है उसको कहते हैं पार्श्वस्थ। पार्श्व का मतलब बगल में, कहां पे, बगल में। एक होता है अंतर्वेशी, कहां होता है, अंतर्वेशी विभज्योतकी ऊतक। तो तीनों ऊतकों को ध्यान से पढ़ेंगे। तो विभज्योतकी ऊतक के जब प्रकार पढ़िएगा तो सबसे पहला प्रकार को हम लिख रहे हैं जिसका नाम है शीर्षस्थ। क्या लिख दिए, शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक, विभज्योतकी ऊतक। शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक का मतलब अंग्रेजी में सर बताइए। तो शीर्षस्थ को बोलते हैं एपिकल।
क्या बोलते हैं? एपिकल। आई है मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो इसका नाम हो जाएगा अंग्रेजी में क्या चीज? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। आया समझ में? अंग्रेजी में ये नाम हो जाएगा शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक। क्लियर हो गया? अब देख लीजिए इसका दूसरा जो है उसके बारे में देख लीजिए। सबसे पहले तो हो गया इसमें आपको शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक। अब दूसरा समझिए। दूसरा जो उत्तक होता है, अभी हमने कहा पार्श्वस्थ विभज्योतकी उत्तक। क्या बोल दिया हम लोग? पार्श्वस्थ विभज्योतकी उत्तक। आ गया समझ में? क्या नाम है इसका? पार्श्वस्थ विभज्योतकी उत्तक। पार्श्वस्थ को कहते हैं लैटरल। क्या बोलते हैं? लैटरल। तो इसको क्या बोलेंगे? लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या बोलेंगे इसको? लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। आ रहा है समझ में? इसका नाम हो गया पार्श्वस्थ विभज्योतकी उत्तक का नाम क्या हो गया अंग्रेजी में? लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, LMT। इसको बोल सकते हैं AMT, है कि नहीं? और तीसरा जो हो गया जिसको हम लोग कहते हैं अंतर्वेशी। क्या बोलते हैं? अंतर्वेशी विभज्योतकी, बोलिए बोलिए बोलिए, उत्तक। अंतर्वेशी विभज्योतकी उत्तक। उत्तर ना उत्तक। हाँ, अंतर्वेशी विभज्योतकी उत्तक। इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरकेलुरल। क्या बोलते हैं? इंटरकेलुरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या बोल दिए हम? इंटरकेलुरल। इंटरकेलुरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। आ गया समझ में? तो विभज्योतकी उत्तक कितना तरह का होता है? 3 तरह का। जोर से बोलिए, कितना तरह का? 3 तरह का। शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक, पार्श्वस्थ विभज्योतकी उत्तक, अंतर्वेशी विभज्योतकी उत्तक। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको ध्यान से हम लोग सीख लेते हैं और पढ़ लेते हैं। जितना भी होगा पढ़ लेते हैं। यहां के बाद सीधे यहां घुसना है, ठीक है ना? इसका चीज है जो लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो ध्यान से समझिए इसको। अब यहां पे समझिए सबसे पहले कि शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक किसको कहते हैं? AMT किसको कहा जाता है? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू है क्या चीज? कहां पर पाया जाता है? समझे कि नहीं? आखिर ये उत्तक पाया कहां जाएगा? तो देखिए आप इस बात को समझिएगा। सबसे पहले लिखा हुआ है शीर्ष। शीर्ष माने ऊपर, शीर्ष माने ऊपर। पेड़ पौधा कबार खिलाते तो समझा देते और बढ़िया से। मान लीजिए कि पेड़ पौधा है, तो यह जो शीर्ष भाग है ना, जहां जहां भी, जैसे हर डाली में, हर तना में जो सबसे ऊपरी भाग होगा ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? शीर्ष। उसी को क्या बोलते हैं? शीर्ष। तो अब हमको बताइए, तो शीर्ष आपको कितना जगह मिलेगा? तो 3 जगह तो मिल ही जाएगा। एक जैसे मान के चलिए कि पेड़ आगे की ओर बढ़ रहा है, तो आपको एक मिल जाएगा तना में। तना भी क्या है? शीर्ष भाग है ना, सब शीर्ष, उसका भी कहीं ना कहीं अंतिम होगा ना तनमा के, तो उसके ऊपर पाया जाएगा। आप पत्ती लीजिएगा तो पत्ती के भी तो ऊपर शीर्ष है ना, जड़वा के भी नीचे शीर्ष है ना। अरे जड़वो तो नीचे में बढ़ता है, जड़वा के भी नीचे शीर्ष है कि नहीं है? पेड़ पौधा ऊपर की ओर भी वृद्धि करते हैं और जमीन में नीचे की ओर भी वृद्धि करते हैं। आ रहा है समझ में? तो अगर मान के चलिए एक आध देखो ना, कुछ है पौधा उधा है तो देखो ना पीछे से, समझाइए देते हैं। जल्दी से लेकर क्या होता है? जल्दी से जल्दी लेकर के आइए। समझ में आ गई बात जो हम बोल रहे हैं, सो समझाना चाह रहे हैं। सो जैसे अगर कोई पेड़ आगे की ओर बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो उसका तना आगे की ओर जा रहा है, तो तना जैसे ही आगे की ओर जाएगा तो तना का जो शीर्ष भाग है उसमें जो पत्ती है उसमें, जड़वों में तो बढ़ रहा है। अरे भैया जड़वों में तो जा रहा है, ऐसे ऐसे जड़ की वृद्धि होती है कि नहीं होती है? तो तीनों जगह पाया जाता है। कौन? शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक। कौन तीनों की ओर जाता है? शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक। उसको बंद करने के लिए बोले थे।
नहीं मिला? ये कैसा लाया है जी? अच्छा ला 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 दिखाते हैं। देखिए कौची के पौधा है जी। अरे तेरे जड़वा है, ये नहीं है। जैसे तना है ना, तो तना का सबसे ऊपरी भाग है, यहाँ पाया जाएगा। इसके बाद जिसे यह देखिए यहाँ से निकला है ना एक नया चीज का पौधा, तो ये आखिर शीर्षस्थ विभज्योत्की उत्तक की वजह से ही इसकी बढ़ोतरी हो रही है। इसके बाद एक पत्ता है तो इसके भी आगे बढ़ रहा है, और नीचे अगर जड़ है तो देखिए जड़ों में ही बढ़ रहा है, तो तीनों जगह पाया जाता है। क्लियर हो गया? तो हम लोग इस बात को लिख देते हैं कि यह पेड़ पौधा के तना के शीर्ष, पत्तों के शीर्ष और जड़ के शीर्ष में पाया जाता है। समझे कि नहीं? तो इसमें क्या लिख सकते हैं, जल्दी जल्दी बताइए कि यह पेड़ पौधा, इसका पेड़ पौधा के तना, पत्ती, जड़ के शीर्ष भाग में, किस भाग में? शीर्ष भाग में पाया जाता है। आगे समझ में? कहां पाया जाता है? शीर्ष भाग में पाया जाता है। कोई दिक्कत है तो बताइए। शीर्ष भाग में पाया जाता है, लिख दिए? बोल भी नहीं करता है। तो कहां कहां पाया जाएगा? तो जहां जहां शीर्ष होगा, और शीर्ष कहां कहां होगा? तो तना में, तना का शीर्ष होगा, पत्ता का शीर्ष होगा और जड़ का शीर्ष होगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए हमने कहा था पार्श्वस्थ विभज्योत्की उत्तक, क्या पढ़े थे? पार्श्वस्थ। पार्श्वस्थ विभज्योत्की उत्तक का पार्श्व के मतलब क्या होता है? किनारे। पार्श्व के मतलब क्या होता है? किनारे। आ गया समझ में? पार्श्व के मतलब क्या हो गया? देखिए किनारे। समझ में आ गई बात? तो अब देखिए किनारे तो किनारे किसका किसका होगा? जड़ का। और किसका? तो तना का। तो ये जैसे आप देखिएगा कि जब पेड़ पौधा बढ़ जाता है तो उसके बाद ऐसे चौड़ा होता है। आदमी में ना देखिएगा, जब इतना जितना बढ़ना होगा बढ़ जाएगा, उसके बाद ऐसे फैलेगा। तो ये फैल रहा है कैसे? ये फैल रहा है किनारे ही से ना, इधर ही से ना, इधर ही से फैल रहा है। बोलिए, तो ये कहां पाया जाएगा? किनारे वाले भाग में। तो किनारा किसका किसका होगा? जड़ का, तना का। समझ में आ गई बात? तो इसमें क्या लिखेंगे? यह आपसे पूछा जाएगा कि यह कहां पाया जाता है, तो इसमें लिखेंगे कि यह तना जड़ के पार्श्व भाग में। किस भाग में? पार्श्व भाग में, यानी कि किनारे के भाग में पाया जाता है। यह जड़ तना के पार्श्व भाग में, पार्श्व बोले तो किनारे भाग में पाया जाता है। आ गया समझ में? किनारे भाग में पाया जाता है और इसकी मोटाई को क्या करता है? बढ़ाता है। समझ में आ रही बात? अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभज्योत्की उत्तक को देख लीजिएगा। अंतर्वेशी विभज्योत्की कहां पाया जाएगा? तो देखिएगा, आपने नोड पढ़े होंगे, नोड। अरे नोडे से ना कोई भी तना बाहर निकलता है, नोडे से ना नए तना का विकास होता है, उसी से पत्ती निकलता है। बोल भी नहीं करता है। तो यह बोलो, समझ में आ रहा है? जैसे मान के चलिए कि देखिए यहां से नया पत्ती निकला, तो इस भाग को क्या कहेंगे? नोड। अब देखिए निकलने वाला था, कबार के लेके चला आया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा टाइप का है, तो क्या है? नोड। ये क्या है? इसमें नोड। आ गया समझ में? जहां ऊंचा टाइप के टेटन टाइप के रहता है उसी को क्या बोलते हैं? नोड। है कि नहीं? उसको क्या बोलते हैं? नोड। तो यह तना के अंतर्वेशी विभज्योत्की उत्तक कहां पाया जाएगा? तो तना के नोड पर पाया जाता है। और कहां पाया जाता है? तो पुष्प वृंत जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पाया जाता है। और कहां पाया जाता है? तो पर्ण वृंत पर पर्ण वृंत में पाया जाता है। पर्ण माने पत्ता, उसके वृंत पर, जिसको पेसियोल हम लोग बोलते हैं। समझे कि नहीं? वहां पाया जाता है। पुष्प जहां से फूल निकलता है, उस जहां से निकल रहा है फूल, तो उसके वृंत पर तो वही ना नोड पाया जाएगा जी। तो यही बात लिख रहे हैं। तो कहां कहां पाया जाता है? तो यह अंतर्वेशी विभज्योत्की पाया जाता है यह तना के नोड पर। किस पर? तना के नोड पर। यह कहां पाया जाता है? तना के नोड पर। और कहां पाया जाएगा? तो जहां से भैया फूलवा निकलेगा, फूलवा निकलेगा तो कहीं ना कहीं से निकलवे ना करेगा, कैसे जाके ऊपर टंगल रहेगा ऊपर से?
तो जहां से वो निकलेगा उसको कहते हैं पुष्प वृंत। क्या बोलते हैं उसको? पुष्प वृंत। और जहां से पतवा रहता है उसको बोलते हैं पर्ण वृंत। क्या बोलते हैं उसको? पर्ण वृंत। तो वहां पे क्या होता है? पाया जाता है कौन? अंतर्वेशी विभज्योत उत्तक, तो पर्ण वृत्त में पाया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा इतना सारा चीज कि आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि शीर्षस्थ विभज्योत उत्तक कहां पाया जाता है, तो पेड़ पौधा के तना, पत्ती, जड़ के शीर्ष भाग में। यही जे पर काहे पाया जाता है, तो बताया ना कि शीर्ष का मतलब ऊपर। ऊपर कहां कहां है? तो तना का ऊपर हो सकता है, पत्ती के ऊपर हो सकता है, जड़ के ऊपर हो सकता है। अच्छा, तनवा के सबसे ऊपरी भाग ना है ये, अहिजा पर थोड़ी शीर्षस्थ पाया जाएगा, ये तो बीच वाला भाग है जहां शीर्षस्थ पाया जाएगा। समझ में आ रही बात ना? अब इसका देख लीजिए, पार्श्वस्थ विभज्योत उत्तक का किनारे के भाग में, क्योंकि उसको मोटाना भी है धीरे धीरे। ये कहां पाया जाएगा? जहां से पतिया निकलता है नोड पर, जहां से फूल निकलता है उसका, जहां से पुष्प निकलता है, जहां से पत्ता निकलता है, वहां पे ही पाया जाता है। क्लियर हो गया इतना दूर? अब देख लीजिए। अच्छा, ये जो शीर्ष भाग में पाया जाता है, तो शीर्ष भाग में पाया जाएगा तो कौन सा कार्य करेगा? तो अब बताइए, शीर्ष भाग में पाया जाएगा तो नया निकलते जाएगा। जब शीर्ष भाग में पाया जाएगा तो नया नया निकलते जाएगा। तो नया नया निकलेगा तो इसकी लंबाई में वृद्धि होगी कि चौड़ाई में वृद्धि होगी? भैया लंबाई में ना बढ़ रहा है वो। तो इसका मतलब है कि आपका शीर्षस्थ विभज्योत उत्तक के द्वारा क्या चीज होता है पेड़ पौधों में? तो लंबाई की वृद्धि होती है। समझ में आ गई बात? तो यह क्या करता है? पेड़ पौधों को क्या बढ़ाता है? तो लंबाई को बढ़ाता है। कौन? शीर्षस्थ विभज्योत उत्तक। तो यह लंबाई बढ़ाता है। अगर इसको लिख दें कि यह लंबाई बढ़ाता है। अब बताइए, लंबाई बढ़ाता है, आप जड़ में ही पाया जाता है, तो जड़वो भी तो नीचे की ओर बढ़ता है, टहनियों भी तो आगे की ओर बढ़ता है, पतवो तो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो इसकी लंबाई को कौन बढ़ा रहा है? शीर्षस्थ विभज्योत उत्तक। आ गया समझ में? समझ में आ गया? ये पाया जाता है किनारे भाग में। किस भाग में पाया जाता है? किनारे। तो किनारे वाला भाग लंबाई बढ़ाएगा कि चौड़ाई बढ़ाएगा? किनारे वाला जो भाग, अब ई वाला जो भाग है, ई अगर बढ़ेगा तो ई बढ़ने से हमारी लंबाई बढ़ेगी कि हमारी चौड़ाई बढ़ेगी? चौड़ाई बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात है। तो यह पार्श्वस्थ विभज्योत उत्तक, यह एक तरह से क्या चौड़ाई बढ़ा रहा है, यानी कि हम लोग चौड़ाई बोलेंगे नहीं ना, कोई वस्तु नहीं ना है। पेड़ पौधा जो है से हम लोग कह सकते हैं कि इसकी मोटाई बढ़ा रहा है। इसे क्या कर रहा है? मोटाई। हम कोई वस्तु नहीं ना, हमको इधर बढ़ गया, हम चौड़ाई बढ़ रहा है, उसको बोलेंगे कि हमारी मोटाई बढ़ रही है। क्या बढ़ रही है? मोटाई। तो पार्श्वस्थ विभज्योत उत्तक क्या करता है? तो यह मोटाई बढ़ाता है। यह क्या करता है? मोटाई बढ़ाता है। यह मोटाई बढ़ाता है। आ गया समझ में? आ गया ये बात है? यह मोटाई बढ़ाता है। समझ में आ गया? अब देखिए, अब यहां पे समझिए, ये तो कोई न मोटाई बढ़ा रहा है न लंबाई बढ़ा रहा है। फूला गया तक लंबाई चौड़ाई थोड़ी बढ़ा रहा है, ये है कि नहीं? तो फल के लिए तैयार हो गया, है कि नहीं? नया पत्ता थोड़ी है कि नया पत्ता उग, जैसे जहां से नया पत्ता टूट गया और वहां पे फिर से नया पत्ता उग गया, तो उसकी लंबाई चौड़ाई में वृद्धि नहीं हुई। लंबाई की वृद्धि तना से बढ़ेगा तब होगा। जड़ जब नीचे की ओर बढ़ रहा है तो हो रहा है, आगे की ओर जब बढ़ रहा है तब, और जब ऐसे फैल रहा है तो वह उसकी मोटाई को बढ़ा रहा है। समझ में आ गई बात ना? अब देख लीजिए यहां पे, अब चूंकि देखिए, अब यहां पे समझिए, यह लंबाई को बढ़ा रहा है। तो सबसे पहले जब बीज निकलता है, तो बीज निकलता है, आप बीज जब लगाते हैं तो सबसे पहले बीजवा क्या होता है? मोटानेता है कि ऊपरे में बढ़ता है? आप दिमाग ला के बताइए कि जब आप किसी छोटे पौधे को लगा देते हैं, लगा दिए, तो सबसे पहले इसी पौधा को लगाए, तो ये पौधा पहले ऐसे बढ़ेगा कि पहले ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगा? पहले ऊपर की ओर बढ़ना शुरू होगा। पहले कैसे किधर बढ़ना शुरू होगा? तो सबसे पहले जो बढ़ना शुरू होगा उसको बोलते हैं। जैसे आदमी मोटाता कब है? आदमी तब मोटाता है जब उसकी लंबाई बढ़ जाती है। आप कभी भी देखिएगा, आप ही लोग ऐसे हैं, तो जब हम लोगों का जब निश्चित आकार हो जाता है, जब लंबाई बढ़ जाती है, तो उसके बाद लोग क्या होने लगता है? मोटाने लगता है। तो पहले बढ़ता है कि पहले मोटाता है? तो पहले बढ़ता है। तो जो काम पहले होगा उसको प्राथमिक बोलेंगे, और जो काम दूसरा नंबर पर होगा उसको द्वितीयक बोलेंगे। तो सबसे पहले जब लंबाई में वृद्धि हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक उत्तक। इसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक उत्तक। समझ में आ रहा है बात? तो यह क्या है? प्राथमिक उत्तक है। यह क्या है?
प्राथमिक उत्तक है। आ गया समझ में? आई जब मोटाई बढ़ा रहा है तो यह क्या हो जाएगा, यह द्वितीयक, यह द्वितीयक उत्तक है। यह कैसा उत्तक है, द्वितीयक उत्तक है। समझ में आ गया बात? अब देखिए जब लंबाइया बढ़ता है तो लंबाई बढ़ता है तो क्या उसमें फूलवा नहीं लगने लगता है? जैसे जैसे बढ़ेगा तैसे जैसे फूल लगने लगेगा, तैसे जैसे पत्ता निकलने लगेगा। बढ़ने का मतलब क्या है, नया नया पत्ता निकल रहा है। तो जब नया पत्ता नया फूल जब निकलना शुरू हो रहा है तो नया पत्ता, पतवा में पर्णवृंत इसमें पाया जाता है, पर्णवृंत इसमें पाया जाता है। तो जब बढ़ने का मतलब क्या है कि पत्ता निकलना शुरू हो गया, तो एक तरह से पहला काम इभी होता है, बढ़ने के साथ साथ इभी होने लगता है। बढ़ने का मतलब है कि नया नया पत्ता का उगना, नया नया पत्ता का उगना, है कि नहीं? अरे भैया नोड से उसका विकास होना शुरू हो जाएगा, तभी ना हम लोग कहते हैं। जैसे आप देखते हैं कि पौधा इतना छोटा है, बढ़ गया, तो कैसे समझते हैं कि बढ़ गया? तो नया पत्ता निकल गया है, नया तना निकल गया है, तभी ना कहते हैं कि बढ़ गया ये। तो ये भी एक तरह से क्या हो जाएगा, प्राथमिक उत्तक। ये भी क्या हो जाएगा, प्राथमिक उत्तक। तो यह क्या है, प्राथमिक उत्तक है। यह भी क्या है, प्राथमिक उत्तक है। समझ में आ गया बात? है अब यहाँ पे थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में आई बात? है तो इसको देखिए, इसको हम ऐसे घेर दे रहे हैं, अब दिखाई दे रहा है ना? अब ऐसा पता चल रहा होगा कि यहां से बदल गया, नहीं तो सब उजला उजला दिखाई दे रहा था। अब देखिए तो कलर चेंज करने से नहीं लग रहा है कि शीर्षस्थ है, ये पार्श्वस्थ है, ये अंतर्वेशी विभुज्योतिकी उत्तक है। क्लियर हो गया अलगे अलगे? तो आपको विभुज्योतिकी उत्तक यहीं पर हम समाप्त कर देंगे। यानी कि अगर ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर ये आपको बढ़िया से समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग आगे अब बढ़ेंगे अस्थायी उत्तक में। अब किसको पढ़ेंगे, अस्थायी उत्तक। तो कितना बच्चा कोई सब चीज आ गया, तीनों चीज आ गया समझ में? तो पादप उत्तक कितना तरह का, 2 तरह का। कौन कौन, विभुज्योतिकी उत्तक और अस्थायी उत्तक। विभुज्योतिकी उत्तक कितना तरह का, 3 तरह का। शीर्षस्थ विभुज्योतिकी उत्तक, पार्श्वस्थ विभुज्योतिकी उत्तक, अंतर्वेशी विभुज्योतिकी उत्तक। प्राथमिक उत्तक किसको कहेंगे, तो शीर्षस्थ और अंतर्वेशी को प्राथमिक उत्तक कहा जाता है, और पार्श्वस्थ को द्वितीयक उत्तक कहा जाता है। देखिए सारा चीज है। शीर्षस्थ विभुज्योतिकी उत्तक क्या करता है, तो लंबाई में वृद्धि करता है। कहाँ पाया जाता है, तो सबके शीर्ष भाग में, तना का, पेड़ माने जड़ का, पत्ता का शीर्ष में पाया जाता है। पार्श्वस्थ विभुज्योतिकी उत्तक किसमें पाया जाता है, तो तना में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, तना के कहाँ पे पाया जाता है, तो तना के किनारे पाया जाता है, जड़ के किनारे पाया जाता है, ताकि उसकी मोटाई में वृद्धि करे। तो मोटाई कौन बढ़ाता है, पार्श्वस्थ विभुज्योतिकी उत्तक। समझे कि नहीं? पेड़ पौधा में लंबाई में, मोटाई में, है ना, ऊंचाई में वृद्धि कौन करता है, तो विभुज्योतिकी उत्तक। विभुज्योतिकी उत्तक में भी कौन करता है, तो लंबाई में वृद्धि करता है शीर्षस्थ, मोटाई में वृद्धि करता है पार्श्वस्थ, फूल वगैरह का नया बनना, नोड से तने का बाहर निकलना, ये सब काम है अंतर्वेशी उत्तक का। समझ में आ गई बात? अंतर्वेशी विभुज्योतिकी उत्तक का हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं अस्थायी उत्तक। विभुज्योतिकी उत्तक हम लोग इतना कर लिए, अब हम अध्ययन करेंगे किसका, अस्थायी उत्तक का। समझ में आ गई बात? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसी बोल दे रहा है हमको? धोखा नहीं ना देगा? दे देगा तो क्या करेंगे हम? अस्थायी उत्तक, अस्थायी उत्तक को अंग्रेजी में कहते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यू। समझ में आ गया? तो ये जो अस्थायी उत्तक है, इस अस्थायी उत्तक को 2 भाग में बांटेंगे। कितना भाग में बांटेंगे, 2 भाग में। देखिए ध्यान से, इस अस्थायी उत्तक को कितना भाग में बांटेंगे, 2 भाग में बांटेंगे। एकदम समझ में आ रहा है कि छोड़ दें ये पढ़िए, पढ़ाइए सर। अच्छा, तो अस्थायी उत्तक 2 तरह का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सरल अस्थायी उत्तक। क्या बोलते हैं, सरल बोले तो सिंपल, परमानेंट टिश्यू। समझ में आ गई बात? है तो इसको बोलेंगे सरल अस्थायी उत्तक। सरल को बोला जाता है सिंपल। सिंपल मीन्स क्या चीज, सरल। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक है ना? यानी कि इसको कहेंगे SPT। और एक होता है जिसको कहते हैं जटिल। क्या बोलते हैं, जटिल अस्थायी उत्तक। जटिल को अंग्रेजी में बोला जाता है कॉम्प्लेक्स
परमानेंट टिश्यू, यानी कि इसको बोलते हैं CPT। आ गया समझ में? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आ गया। अब बताइए अस्थायी ऊतक कितना तरह का? 2 तरह का। कौन कौन? सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। देखिए इस बात को समझिए, जो लिखा हुआ है सरल पढ़ने में यह कठिन, और जो लिखा हुआ है जटिल पढ़ने में है सरल। समझ में आ गई बात ना? इसको समझने में कम भार है, इसको समझने में थोड़ा ज्यादा भार है। तो देख लीजिए तीनों के बारे में क्या समझे। तो सरल अस्थायी ऊतक 3 प्रकार के होता है। कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। और 3 प्रकार का नाम इसको याद रखिए, PCS। क्या नाम याद रखिएगा? PCS का एग्जाम हम लोग देते हैं ना, तो उस हिसाब से रखिएगा कि सरल अस्थायी ऊतक कितने तरह के? 3 तरह के। कौन कौन भाई? तो देखिए इससे पढ़ा दे रहे हैं। एक का नाम है P, दूसरा के नाम है C, तीसरा के नाम है S। इस PCS क्या है कि नहीं? तो देखिए P से हो जाता है पैरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू। समझ में आ गई बात है? P से क्या हो गया? पैरेनकाइमा। P से क्या हो गया? पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा सरल अस्थायी ऊतक बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात है? पैरेनकाइमा इसको हम डायरेक्ट खाली इतना ही लिख देते तो कोई दिक्कत है? तो पैरेनकाइमा। अब जो C हो गया, तो C से क्या हो गया? कोलेनकाइमा। क्या हो गया? कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा सरल अस्थायी ऊतक, कोलेनकाइमा। आ गया समझ में? और तीसरा का जो हो गया S से होता है अस्केलेनकाइमा। S से क्या होता है? अस्केलेनकाइमा। अस्केलेनकाइमा। आ गया समझ में? अब इसको हिंदी नाम जानिए। पैरेनकाइमा को कहा जाता है मृदुतक ऊतक। क्या बोला जाता है? मृदुतक ऊतक। हो गया समझ में? क्या नाम है इसका? मृदुतक ऊतक। अब जो यहां पर है कोलेनकाइमा, इसका हिंदी होता है स्थूल कोण ऊतक। क्या नाम है इसका? स्थूल कोण ऊतक। इसको बोलते हैं स्थूल कोण ऊतक। समझ में आ रहा है बात? आज जो नीचे है अस्केलेनकाइमा, बड़ी मजबूत होता है, इसलिए इसका नाम है दृढ़ ऊतक। कैसा नाम है इसका? दृढ़ ऊतक। विशेषता समझिए, विशेषता जान लीजिए। विशेषता तीनों का देखिए, विशेषता में ये पूर्णतः देखिए एक चीज आप समझ लीजिए, ये जो ऊतक होता है सरल अस्थायी ऊतक चाहे जटिल अस्थायी ऊतक, ये दोनों के बारे में बता रहे हैं। इसका कुछ जो ऊतक होता है जीवित होता है और कुछ ऊतक मरल होता है, मैंने मृत होता है। तो इन दोनों की जो कोशिकाएं होती हैं वह जीवित भी होती हैं और कैसा होती है? मृत भी होती हैं। जीवित भी होती हैं और मृत भी होती है। समझ में आ गई बात है? अब आपको देखना है कि कौन जीवित कौन मृत, कौन जीवित कौन मृत। आप समझिए, ये पहले लिखे हैं पूरा जिंदा, अरे पहले लिखे हैं तो पूरा जिंदा, समझे कि नहीं? ये तनी सुन मरने की स्थिति में आ गया है लेकिन है अभी जिंदा, और बात ही मरिए ना जाएगा। आ गया समझ में? समझाने का ट्रिक समझ में आ रहा ना? जैसे जिसको पहले लिखे हैं ना, तो इसको लिखेंगे तो इसकी विशेषता है कि कैसा ऊतक है भैया? तो यह जीवित है, एकदम बढ़िया से, एकदम जीवित है खूब बढ़िया से। लेकिन ये पूरा बढ़िया से जीवित ना है, ये मरने के कगार पर है। लेकिन बाबा के पानी चढ़े थे और सांस फूक फूक चले थे, तब तो काका मर गए। पूरा बढ़िया से मर जाएंगे तब न मरल कहेंगे। तो जिंदा है कि नहीं है, लेकिन कैसी स्थिति में है? तुलसी पानी पड़े की स्थिति में है, तभी भी जिंदा है। तो इसको क्या बोलेंगे? जीवित। लेकिन मेरे भाई ये पूरा जिंदा, ये अब आधा मरू, तो ये पूरा मरू, बोलिए ये क्या हो जाएगा? पूरा मरल हो जाएगा कि नहीं? बोलबे ना करता है सर, बोलो ना जी। तो ये कैसा कोशिका है? मृत। ये कैसा कोशिका है? मृत। यहां तक तो समझ में आ गया आसानी से? अब देखिए, अब स्थिति को समझिए। जीवित कोशिका है,
इसमें देखिएगा क्या चीज, इसमें क्या देखिएगा कि इसमें अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है। इसमें क्या होता है, अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है। कोशिकीय स्थान पाया जाता है। स्थान क्या होता है, पाया जाता है। अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है का मतलब देख लीजिए, जैसे ये कोशिका है तो यहां पर एक जगह पाया गया कि नहीं, जगह हो गया ना, छूट गया ना, तो इसी जगह को कहा जाता है अंतरकोशिकीय स्थान। तो कोशिकाओं के बीच में, कुछ कोशिकाओं के बीच में जो भी कोशिका आपस में जो जुड़ी हुई है ना, तो जो उत्तक का निर्माण किया है तो इसके बीच में खाली स्थान पाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं अंतरकोशिकीय स्थान। समझ में आ गया बात है। अब इसमें इस बात को समझिएगा, ये जो जगह पाया जाता है, समझ में आ रही है बात ना, ये जो जगह पाया जाता है, ये जगह आखिर खाली क्यों रहता है, सो बताइए। तो देखिए, यह जो जगह है, इस जगह को जो खाली है, पहले इसको और समझिए तब इसको समझाते, रुक जाइए। अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है तो पढ़ लिए। इसका काम क्या है, इसका काम है यांत्रिक सहायता प्रदान करना। क्या काम है, पेड़ पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करना। यांत्रिक सहायता प्रदान करना का मतलब कि पेड़ पौधा का खड़ा रहना, हवा आया तो झुक गया तो फिर से उसको सीधा कर देना, पेड़ पौधों को जिंदा रहने के लिए हर तरह का वो काम करना जो जरूरी है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यह यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। क्लियर हो गया, यह क्या करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, समझे कि नहीं। और ये जो खाली जगह है, यह भोजन को संचित करता है। यह भोजन को क्या करता है, संचित। इसका काम है, पैरेन्काइमा का काम है भोजन, बनाए गए भोजन को क्या करना, संचित करना, संग्रह करना। क्या करना, संचित करना, संग्रह करना। कहां लिखी हो, छोड़ो इसको मिटाते हैं, फिर इसको पढ़ा देंगे हम, पहले इसको पूरा करने दीजिए। यह क्या करता है, यह भोजन का संचित या संग्रह करता है। संचित बोलिए या संग्रह। तो आपसे पूछा जाएगा कि भोजन का संग्रह कौन करता है, तो अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक में भी कौन सा उत्तक, क्योंकि अस्थायी उत्तक तो दो तरह के होता है, एक सरल अस्थायी उत्तक, एक जटिल। सरल अस्थायी उत्तक, सरल अस्थायी उत्तक में भी कौन, तो पैरेन्काइमा। कौन, पैरेन्काइमा। क्लियर हो गया, तो ये करता है। अब देखिए, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है, समझे कि नहीं, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज का बना हुआ होता है। किसका बना होता है, सेलुलोज का। ध्यान से समझिएगा, यह भोजन का संचित यह भोजन को संचित या संग्रह करता है। अब इसमें हम क्या बता रहे थे कि इसकी जो कोशिका भित्ति होता है, क्योंकि पेड़ पौधों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। समझाए थे कि नहीं समझाए थे, क्योंकि उसका आकार बड़ा है, उसमें वैक्यूल्स ज्यादा, उसमें सब कुछ ज्यादा जंतु की अपेक्षा, क्योंकि जंतु से वो काफी बड़ा है। समझे कि नहीं, तो इसीलिए कोशिका झिल्ली के सुरक्षा के लिए ऊपर से कोशिका भित्ति जंतु पेड़ पौधों में बनाया हुआ रहता है। बताए थे कि नहीं बताए थे। तो अब इसमें जो है तो इस बात को लिखे, जब इसमें है तो कोशिका, तो इसमें क्या लिखेंगे कि इसमें कोशिका भित्ति जो होता है, कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति होता ही नहीं है। अब पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है तो सेलुलोजे का ना बना हुआ है जी, नहीं पढ़ाए हैं, तो वही बच्चा को बोल देना है। क्या लिख देते हैं कि इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। आ गया समझ में, इसकी कोशिका भित्ति किस चीज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है। अब चलिए, यहां तक तो आप पढ़ लिए पैरेन्काइमा। हालांकि अभी पैरेन्काइमा भी और है, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए। अभी पैरेन्काइमा दो तरह का होता है। पैरेन्काइमा कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है। एक को कहते हैं क्लोरेन्काइमा, एक को क्या कहते हैं, क्लोरेन्काइमा, एक को कहते हैं एरेन्काइमा। तो ये पढ़ाएंगे, लेकिन अकबकाइए मत। अब चूंकि हम पीसीएस पहले पढ़ा लेते हैं, पहले क्या कर लेते हैं, पीसीएस। तो अभी आप लोगों ने देखा
अभी आप लोगों ने क्या देखा? तो अभी आप लोगों ने देखा कि यहां पर आपने पढ़ा पैरेनकाइमा के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? पैरेनकाइमा के। किसके बारे में पढ़ा? पैरेनकाइमा, जिसको हम लोग मृदुतक उत्तक हिंदी में कहते हैं, उसके बारे में कुछ जान लिया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ रहा था क्या चीज? अब जो हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है सी, कॉलेनकाइमा। क्या नाम है इसका? कॉलेनकाइमा। इसको हम लाल से लिख दे रहे हैं, बाकी सब बदल देंगे। कॉलेनकाइमा। क्या नाम है? कॉलेनकाइमा। और इसमें हमने क्या कहा था? कॉलेनकाइमा का हिंदी हमने क्या कहा था? स्थूल कोण उत्तक। क्या बोले थे? स्थूल कोण उत्तक। स्थूल कोण उत्तक, समझे कि नहीं? क्या बोल रहे हैं इसको? स्थूल कोण उत्तक। अब इसमें इसकी विशेषता के बारे में पढ़े थे। क्या चीज? पहला लाइन क्या पढ़े थे विशेषता में? तो पहला लाइन विशेषता में हम लोगों ने पढ़ा था क्या चीज? तो पहला लाइन हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया यह जीवित कोशिका है, लेकिन अधमरु टाइप के है। बता दिए थे कि नहीं बता दिए थे? विशेषता में क्या पढ़िएगा कि यह जीवित है, ये भी जीवित कोशिका है। क्लियर हो गया? अब अगला बात पढ़िए। इसमें भी अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है, क्योंकि जिंदा है ना भी, तो इसमें भी क्या है? अंतरकोशिकीय स्थान पाया जाता है। इसमें भी अंतरकोशिकीय स्थान क्या होता है? पाया जाता है। समझ में आ गया बात है? इस अंतरकोशिकीय जो स्थान बाबू पाया जा रहा है, अंतरकोशिकीय स्थान जो पाया जाता है, इस जगहिया को कहते क्या है? तो इसको कहा जाता है इसमें पैक्टिन। क्या कहा जाता है? पैक्टिन। इसको क्या बोलते हैं? पैक्टिन। समझ में आ गई बात है? इसको क्या बोलते हैं? पैक्टिन। और इसका भी काम है यांत्रिक सहायता प्रदान करना। यांत्रिक सहायता प्रदान करना। पेड़ पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है दोनों, अंतरकोशिकीय भी और, मुंह खोलिए, अंतरकोशिकीय भी और कॉलेनकाइमा भी। क्लियर हो गया? ये दोनों क्या करता है? ये दोनों के दोनों पेड़ पौधों का है ना यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। उसको मैंने, आप देखते हैं ना कितना इन लोगों के पास हाथ पर नहीं है, इतना आंधी तूफान आता है, हम लोग तो घर में छुप जाते हैं, इन लोग को सामना करते हैं, फिर भी कुछ होता है इन लोगों को? जल्दी नहीं होता। तो यही सब चीज मिलकर के उनको मजबूत बनाता है। क्या बनाता है? मजबूत। और ये करता क्या है जानते हैं? ये जो उत्तक है कॉलेनकाइमा, ये पेड़ पौधों को लचीला बनाता है। क्या बनाता है? लचीला। पेड़ पौधे जो लचीला है, लचीलापन जो प्रदान करता है, वो कौन प्रदान करता है? ये कॉलेनकाइमा करता है। इसलिए देखते हैं हवा चलेगा तो झुक जाएगा, नहीं झुकेगा तो टूट जाएगा। समझे कि नहीं? तो इसीलिए ये कैसा रहते हैं? तो ये रहते हैं आपको लचीलापन। तो यह लचीलापन प्रदान कौन करता है? कॉलेनकाइमा। तो इस बात को हम लोग लिख देते हैं। क्या लिख देंगे? कि यह पेड़ पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। यह पेड़ पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। यह, इसको क्या बोलेंगे? पैक्टिन। जो खाली जगह उसको क्या बोल रहे हैं? पैक्टिन। याद रहेगा ना? अब चले ध्यान से, अब हम लोग पढ़ लेते हैं जरा सा। पीसी पढ़ लिए, अब एस के बारे में अध्ययन करते हैं। अब किसके बारे में अध्ययन करते हैं? एस के बारे में। एस से हम लोग क्या बोले थे? जोर से बताइए। एस से हम लोग बोले थे स्केलेनकाइमा। क्या बोले थे? स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा को हिंदी में क्या कहे थे? दृढ़ उत्तक। क्या बोले थे? दृढ़ उत्तक। दृढ़ का मतलब है सुनने में लग रहा है कड़ा, नहीं, दृढ़ मतलब क्या? मजबूत। समझ में आ रही ना बात है? तो इसकी क्या विशेषता हो सकती है? तो इसकी जो विशेषता है मेरे भाई, इसकी विशेषता है कि यह एक मृत कोशिका है। यह मृत उत्तक है। कैसा उत्तक है? मृत। आखिर मृत काहे है? और मरी हुई कोशिका या उत्तक का क्या काम है हमारे शरीर में?
तो अच्छा एक चीज बताइए, आप अपना बाल को देखिए तो बाल कैसा कोशिका है? मृत कोशिका है। अब बलवा सब हटा दीजिए तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? बाल अगर न रहे तो कैसा लगेगा? आदमी जैसा लगेगा जी। तो समझ लीजिए कि बाल फैशन में बाल अगर नहीं रहे तो ब्याह शादी होगा जी? बोलो आशीष, हो जाएगा जी। जाएगा तो पहले तो बेचारा लड़कवा के ठीक किया हो तो कुछ ना बोलेगा, आस पास वाला आप कौन लड़का इसको नहीं मिला था, है कि नहीं? तो भैया बाल रहना, अभी हमारे शरीर के अंदर में क्या है? मृत है। क्या है? बाल क्या है? मृत है। समझ में आ गई बात? सब रोमा तो सब क्या है? सब मृत कोशिका में है। तो मृत कोशिका है तो इसका भी यूज है ना हमारे शरीर में, उसी प्रकार से इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये मृत है। मृत है तो हम लोग, अच्छा इसका मृत है तो क्या? तो मृत है तो इसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, इसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, इसमें अंतरकोशिकीय स्थान जो होता है नहीं पाया जाता है। क्लियर हो गया? अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। अब और समझिए इस बात को, यह इसमें अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है, और यह भी क्या करता है? यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। यह भी क्या करता है? यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। एक ही समझ लीजिएगा, ये उत्तक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बहुत सारे एग्जाम में, और आप लोग जिस क्लास में उसमें तो भैया इंपॉर्टेंट ही चैप्टर है, ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, समझे कि नहीं? इसलिए आपके दिमाग में आना चाहिए। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, अंतरकोशिकीय स्थान बोले तो ये वाला जब पाया नहीं जाता है तो इसके बीच में जो चीज पाया जाता है उसको बोलते हैं लिग्निन। इसके बीच में क्या पाया जाता है? लिग्निन। याद रखिएगा, इसके बीच में क्या पाया जाता है? लिग्निन। इसके बीच में पाया जाता है आपको लिग्निन। अब याद रहेगा ना, लिग्निन। और लिग्निन एक तरह से आपको हम बता देते हैं कि किस तरह से काम करता है। तो लिग्निन एकदम सीमेंट की तरह। कैसे? सीमेंट। आप देखिए ना, सीमेंट में क्या है, अभी आप एक ईटा को दूसरी ईटा को सीमेंट से जोड़ दीजिए और 2 घंटा के बाद या दूसरा का दिन आप देखिएगा इतना मजबूत हो जाएगा कि उससे पूरा कितना बड़ा बड़ा इमारत बन जाता है। और कुछ होता है हथौड़ी पीटते हैं तो ये नहीं टूटता है, इतना मजबूत हो जाता है, 2 चीजों को जोड़ देता है सीमेंट बहुत अच्छे से। इसी प्रकार से इसमें जो लिग्निन पाया जाता है वह कठोर और मजबूत बनाता है। यह क्या बनाता है? कठोर और मजबूत। और लिग्निन किस तरह से काम करता है? तो जैसे सीमेंट काम करता है उस तरह से कोशिकाओं के बीच को जमा देता है, सीमेंट की तरह कार्य करता है। ये कार्य करता है, जैसे उसका काम है जमाना, इसका भी काम है क्या चीज? जमा देना। इसीलिए आप देखिएगा नारियल का ऊपर वाला भाग देखते हैं कितना कड़ा रहता है से, नारियल का ऊपर वाला भाग क्या रहता है? बहुत कड़ा रहता है, हाथ से टूटेगा, देखिए मारना पड़ता है एकदम हथौड़ी से, तो कैसे कैसे करके निकालते हैं खोपड़िया, है कि नहीं? तो नारियल का जो भाग है वो किससे बना हुआ है? स्केलेन काइमा से, दृढ़ ऊतक से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? दृढ़ ऊतक से बना हुआ। अब समझ में आया बात है? तो इसका एग्जाम्पल पूछेगा कि सर दृढ़ ऊतक किसमें पाया जाता है? तो नारियल के ऊपर के भाग में, नारियल का ऊपरी भाग, नारियल का ऊपरी भाग में क्या पाया जाता है? दृढ़ ऊतक। नारियल का जो ऊपर वाला जो भाग है वह किसी से बना हुआ है? दृढ़ ऊतक से। कैसे बना हुआ है? दृढ़ ऊतक से, स्केलेन काइमा से। जोर से बोलिए, किस चीज से? दिमागवा ना काम कर रहा है आपका? ओए हाँ चाहे ना बोलो ना जी, नहीं काम कर रहा है। तरीके देखो ना, हमारे दिमाग काम कर रहा है। हाँ सर, तो बोलना ना चाहिए, तो 4 घंटे के बाद बोलेगा। इसको नारियल का ऊपरी भाग में पाया जाता है। या आप देखे होंगे अखरोट, देखे हैं अखरोट? अरे भाई बिचवा जो रहता है अखरोट वाला, हम लोग खाते हैं बिचवा वाला भाग, तो उसका ऊपरी भाग देखें कितना मजबूत है से। तो इसका एक और उदाहरण हो सकता है क्या चीज? अखरोट। क्या हो सकता है? अखरोट। समझ में आ गया बात? तो ये अखरोट भी हम लोग इसको देखिए ध्यान से, ये सब उदाहरण हो सकते हैं किसका? दृढ़ ऊतक का। किसका?
दृढ़ उत्तक का। बेल उल खाए, बेल का ऊपरी वाला भाग देखिए कितना मजबूत होता है बेल, तो उसका जो ऊपरी भाग होता है सब दृढ़ उत्तक का बना हुआ है। कैसे बना हुआ है? दृढ़ उत्तक का बना हुआ है। समझ में आ रही है बात? तो ये सब दृढ़ उत्तक का बना हुआ है। तो यहां तक समझ लिया। अब जरा सा एक चीज और समझिए, पैरेनकाइमा को जरा सा एक बार और देख लेते हैं। हमने कहा था, हमने क्या कहा कि पैरेनकाइमा जो है यह दो तरह का होता है। कितना तरह का होता है? दो तरह का। देखिए पैरेन जो काइमा है, पैरेनकाइमा दो तरह का होता है। ये जो पैरेनकाइमा आप जो देख रहे हैं यह कितना तरह का होता है? दो तरह का। कौन कौन होता है? तो क्लोरेनकाइमा। यहां देखिए क्या लिखा हुआ? कोलेनकाइमा। हम बोल रहे हैं क्लोरेनकाइमा। हम क्या बोल रहे हैं? क्लोरेनकाइमा। अच्छा, इसका नाम क्लोरेनकाइमा क्यों पड़ गया है इसको भी हम बता देते हैं, समझे कि नहीं? तो क्लोरेनकाइमा, एक का नाम है एरेनकाइमा। क्या नाम है इसका? एरेनकाइमा। एक और का क्या नाम है? एरेनकाइमा। तो आपसे पूछा जाता है कि पैरेनकाइमा कितना तरह का? दो तरह का। बोलिए मुझसे, कितना तरह का? दो तरह का। कौन कौन? क्लोरेनकाइमा और दूसरा क्या हो गया? एरेनकाइमा। अब क्लोरेनकाइमा और एरेनकाइमा, सबसे पहले तो आप मत गड़बड़ाइएगा, यहां है कोलेनकाइमा, यहां है क्लोरेनकाइमा। समझ में आ गई बात ना? देखने में सुनने में एक जैसा लग रहा है लेकिन दोनों में अंतर है। समझ में आ रही बात ना? ये क्लोरेन है, ये कोलेन है। क्लोरेन और है ना कोलेन में अंतर है। कैसे अंतर है से समझ लीजिए। देखिए पेड़ पौधों में क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल। क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल। तो जिसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, वैसे उत्तक जिसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। क्या बोलते हैं उसको? क्लोरेनकाइमा। पैरेनकाइमा में पाए जाते हैं, तो पैरेनकाइमा में किस उत्तक में? तो क्लोरेनकाइमा में। तो इसलिए इसको क्लोरेन कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। जिसमें भी क्लोरोफिल पाया जाएगा वो सब किसमें आ जाएगा? क्लोरेनकाइमा में। अब देख लीजिए एरेनकाइमा। एरेनकाइमा आप देखें जलीय पौधों को ध्यान से देखे हैं, जलीय पौधों को आप देखिएगा एकदम आपका उसके अंदर में पतिया में हवा भरल रहेगा। जलकुंभिया देखिएगा, उसमें लगेगा कि एयर से फूला हुआ है, हवा से। हवा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एयर। हवा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एयर। एयर से क्या हो गया? एरेनकाइमा। एयर से क्या हो गया? एरेनकाइमा। समझ में आ गई बात? तो उसको बोलेंगे कि जिस पैरेनकाइमा में हवा भरी रहती है, क्या बोलेंगे मेरे भाई? जिस पैरेनकाइमा में हवा भरी रहती है, हवा भरी रहती है, जिसमें हवा भरा हुआ रहता है। और हवा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एरेन। इसलिए इसका नाम क्या है? एरेनकाइमा। आ गया समझ में? जिस पैरेनकाइमा में हवा भरी रहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एरेनकाइमा। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एरेनकाइमा कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? एरेनकाइमा कहते हैं। आ गया? क्लियर हो गया? उसको हम लोग क्या कहते हैं? एरेनकाइमा कहते हैं। और ये कहां ज्यादा पाया जाएगा? तो यह पाया जाता है जलीय पौधों में। यह जलीय पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जलीय पौधों में पाया जाता है। यह किसमें पाया जाता है? जलीय पौधों में पाया जाता है। और जलीय पौधों में क्यों पाया जाता है? तो भैया पानी में कोई चीज डूबे नहीं, पत्ता उत्ता इसका हवा भरा रहेगा तो भैया छहलाया हुआ रहेगा। समझे कि नहीं? तो इसीलिए रहता है इसमें, यानी कि यह जलीय पौधों में पाया जाता है ताकि पानी में तैरने में पौधों को मदद मिले। समझ में आ गई बात? पौधों में पाया जाता है ताकि पौधों को पानी में तैरने में सहूलियत हो। आगे समझ में? ये था क्या चीज? सरल अस्थाई उत्तक। क्या पढ़े थे हम लोग अभी? सरल अस्थाई उत्तक। अब हम लोग पढ़ेंगे जटिल अस्थाई उत्तक। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? जटिल अस्थाई उत्तक। आगे समझ में? तो देखिए ध्यान से, जटिल अस्थाई उत्तक, एगो था सरल अस्थाई उत्तक। अस्थाई उत्तक दो तरह का,
जो पहले पढ़ा है सरल स्थायी उत्तक, अब पढ़ा रहे हैं जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक माने कॉम्प्लेक्स। क्या चीज? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आगे समझ में? क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। समझ में आ गया बात? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दो तरह का होता है। कितना तरह का? दो तरह का। एक को बोलते हैं जाइलम और एक को बोलते हैं फ्लोएम। समझे? जाइलम फ्लोएम। क्या बोलते हैं इसको? जाइलम फ्लोएम। ज से जाइलम और ज से जल, जो जल का परिवहन करे, परिवहन करता हो, जो जल का परिवहन करता हो जाइलम। और जो फल का परिवहन करता हो, फल माने भोजन, जो पेड़ पौधों में क्या लेके जाता हो? भोजन। समझे कि नहीं? तो उसको क्या कहेंगे? फ्लोएम। क्या कहेंगे उसको? फ्लोएम। आ रहा है समझ में? फ्लोएम का मतलब क्या? जो पौधों में भोजन एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, दूसरे जगह ले जाता है, उसको क्या बोलते हैं? फ्लोएम। उसको क्या बोलेंगे? फ्लोएम। आ रहा है समझ में? अब यहां पे ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा बात है, बता देते हैं। समझिए ध्यान से। जाइलम जो जल का परिवहन कर रहा है, और जो पौधों में भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के भोजन का परिवहन। इतना कहा लिख दिए, भोजन का परिवहन है कि नहीं? अच्छा, जल को भी ढो रहा है, जो ढोता है उसको परिवहन बोलते हैं। आदमी ढोता है तो उसको बस वगैरह बोलते हैं। बस ये सब क्या है? परिवहन है। साइकिल है, परिवहन है। गाड़ी क्या है? परिवहन है। ये भी क्या कर रहा है? ढो रहा है, तो ये भी क्या हो गया? परिवहन। ये भी ढो रहा है, तो ये भी क्या हो गया? परिवहन। समझ में आ रहा है ना? वाहन परिवहन है ये। तो इसको बोलेंगे तनी बढ़िया से बना करके संवहन। वाहन माने ढोने वाला, सवारी ढोने वाला था सवहन, स से सवारी, वाहन माने ढोने वाला, संवहन। और उत्तक है तो उत्तक। ये दोनों को हम लोग कहेंगे संवहन उत्तक। कौन सा उत्तक है? दोनों संवहन उत्तक है। कौन सा उत्तक है? संवहन। ढोने वाला है, संवहन उत्तक है। अब आ गया समझ में? संवहन उत्तक, संवहन मंडल समझ में आ गया कि नहीं आया समझ में? अब देखिए, जब पानी है तो पानी कने से जाता है? ऊपर से नीचे आता है कि नीचे से ऊपर जाता है? अरे भैया, जड़वा परिया को खींचता है, ऊपर ले जाता है। तो वो कहता है कि देखिए हम लौटेंगे नहीं, हम जाएंगे ऐसे सीधे, सब जगह जाएंगे, पहुंचा देंगे, नीचे में नहीं लौटेंगे। जब भी जाएंगे तो हम ऊपर ही में जाएंगे। और जो मिलेगा लास्ट में पतिया, उसको क्या कर देगा? उड़ा देगा। क्या कर देता है? उसको उड़ा देता। तो फ्लोएम और जाइलम में देखिएगा क्या है? जाइलम एकदेशिक होता है। यह कैसा होता है? एक दैशिक होता है। एक दैशिक के मतलब एक ही दिशा में जो जाए, यानी कि ऊपर नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। ई फ्लोएम क्या है? भोजनमा बनता है कहाँ? भोजनमा कौन बनाता है? पतिया। पतियां क्या करता है? भोजन का निर्माण करती हैं। तो पतियां भोजन का निर्माण करती हैं, तो पतियां ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सब दिशा में जाती है। सब जगह एक तक पत्ता को पहुंचेगा भोजन। समझ में आ गई बात ना? भोजन उसको पहुंचेगा। तो ये हो जाता है द्विदैशिक। कैसा हो जाता है? द्विदैशिक। द्विदैशिक माने दोनों दिशा में, ऊपर में भी नीचे मोहे में भी। ये होता है नीचे से ऊपर। आगे समझ में? तो फ्लोएम दोनों दिशा में और जाइलम एक दिशा में। क्लियर हो गया? अब जाइलम में देख लीजिए, जाइलम में भी बहुत सारे चीज हैं। जाइलम में भी बहुत सारे चीज हैं। जाइलम को अगर हम लोग पढ़ने लगेंगे तो इसको भी बहुत सारा चीजों में बांटा गया। देखिए कैसे से इसमें क्या क्या चीज है? तो वाहिनिकाएं हैं। इसमें क्या है? वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं हैं। और क्या है जाइलम में? तो इसमें है वाहिका है। इसमें क्या है? वाहिका। और क्या है इसमें?
वाहिका के बाद। तो जाइलम पैरेन्काइम, इसको कहते हैं जाइलन पैरेन्काइमा। इसमें क्या पाया जाता है? जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। क्लियर हो रहा है? और क्या है इसका एक और भाग क्या है? तो जाइलम तंतु। क्या है? जाइलम तंतु। अब इसी प्रकार से इसमें भी देखिए फ्लोएम में, तो फ्लोएम में भी क्या पाया जाएगा? तो इसमें चालनी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? चालनी। इसमें क्या पाया जाता है? चालनी। और क्या साथ में रहता है? तो सहचर, अस्थाई है ना, साथी रहता है जिसका नाम है सहचर, साथी या सहचर। और ये दो चीज उसमें भी रहता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। क्या चीज? फ्लोएम पैरेन्काइमा। और क्या चीज? फ्लोएम तंतु। फ्लोएम तंतु। इन सारे चीज मिलकर क्या बनाते हैं? फ्लोएम। और ये सब मिलकर क्या बनाते हैं? जाइलम। आ रहा है समझ में? एक बात यहां पे याद रखिएगा, जाइलन पैरेन्काइमा जीवित होता है। क्या होता है? जीवित। बाकी सारी की सारी कोशिकाएं कैसी होती हैं? मरी हुई। और इसमें देख लीजिए फ्लोएम तंतु जो होता है मृत होता है, सबके सब जीवित। जहां जीवित है तो बाकी तीनों मरी हुई कोशिकाएं हैं, और जहां मृत लिखे तो बाकी तीनों कैसी कोशिकाएं हैं? जीवित हैं। कैसे उत्तक है? सब जीवित हैं। आ रहा है समझ में? तो इस बात को रखिएगा याद, इस बात को क्या रखिएगा? याद रखिएगा। समझे कि नहीं? और फ्लोएम कैसा है? तो जीवित है। कैसा है? जीवित है। फ्लोएम कैसा है? जीवित कोशिका, जीवित उत्तक है, जीवित कोशिका है कह सकते हैं। इसकी कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित। लेकिन जाइलम की कोशिका कैसी होती है? मृत। इसलिए लिखे थे जीवित और मृत। है कि नहीं? क्लियर हो गया? जटिल अस्थायी उत्तक कैसा होता है? जीवित मृत। कैसा होता है? जीवित मृत है। जीवित कौन है? फ्लोएम। और जाइलम कैसा है? मृत। इसमें एक ही वो जीवित है, उसका नाम है जाइलम पैरेन्काइमा। ये है जीवित है, इसलिए सब जीवित है। एक ही वो कौन है? मृत है, वह है फ्लोएम तंतु। समझे कि नहीं? तो इसका काम है जड़ से जल को ले जाना, और जल एक ही दिशा में जाएगा, जड़ से ऊपर की ओर। ऊपर में होता क्या है ना कि पत्तियां 90% जल को उड़ा देती हैं। 90% जल को क्या कर देती हैं? उड़ा देती हैं। कौन? पत्तियां। पत्तियां क्या करती हैं? 90% जल को उड़ा देती हैं। समझ में आ गई बात? है 90% जल को क्या करती हैं? उड़ा देती हैं। आ रहा समझ में? अब जरा सा देख लीजिए एक चीज और बढ़िया से समझ लीजिए, 2-3 लाइन में खत्म कर देते हैं इसको, है कि नहीं? तो आप देखिएगा एपिडर्मिस समझ लीजिए। एक टॉपिक है जिसका नाम है क्या चीज? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हम लोगों का जो ऊपरी वाला चमड़ा है उसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस। तो पेड़ पौधों का जो बाहरी भाग है उसको क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस। सीधी सी बात है। आगे समझ में? हम लोगों का भी चमड़ा में क्या है? बाहरी भाग को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। है कि नहीं? तो पेड़ पौधा में कौन कौन सा चीज पाया जाता है? जल्दी बताइए। फूल पाया जाता है, पत्ती पाया जाता है, तना पाया जाता है, जड़ पाया जाता है। उसी के बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। लिख दीजिए ना यार, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल के बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। आगे समझ में? एकदम आसानी से बता रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है? उल्टी उल्टी नहीं ना हो जाएगा? तो चलिए, जड़, तना, पत्ती, फूल, फल के बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। हम लोग भी अपने चमड़े के बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। समझे कि नहीं? बोलबे ना करता है। हाँ, अगर आपका शरीर में, आपके चमड़ा पर मेलानिन पाया जाएगा तो आपका चेहरा सांवला, मेलानिन नहीं होगा तो चेहरा गोरा। मेलानिन समझ गए? हम मेलानिन क्या करता है? सूर्य के घातक किरणों को शरीर के अंदर में प्रवेश करने से बचाता है। इसलिए सांवला आदमी को कैंसर की बीमारी कम होती है, त्वचा कैंसर की बीमारी कम होती है, लेकिन गोरा आदमी को होने का खतरा ज्यादा होता है। सांवला आदमी को गर्मी कम और गोरा आदमी को गर्मी ज्यादा लगता है। आगे समझ में? आगे आइए, एपिडर्मिस समझ में आ गया? अब देख लीजिए जरा सा एक और पॉइंट है जिसका नाम है क्यूटिकल। क्या नाम है इसका? क्यूटिकल। वाह,
क्यूटिकल। समझ में आ रहा है सबको? क्यूटिकल क्या है? एपिडर्मिस मोम के जैसा चिकना होता है। कैसा होता है? मोम के जैसा चिकना पदार्थ स्रावित करता है। एपिडर्मिस मोम के जैसा क्या करता है? चिकना माने पदार्थ को क्या करता है? स्रावित करता है, जो एकदम कैसा होता है? चिकना होता है। नहीं देखते पतिया में पनिया पड़ेगा तो टघर जाएगा। पेड़ पौधा में पानी जब उस पर बरसात होता है तो देखते हैं एक पत्ता पर पानी जल्दी रहेगा, बूंद टाइप रहेगा, पानी नहीं रहेगा, है कि नहीं? बूंदा बूंदा करके सब टघर जाएगा। टघरते हुए देखे हैं सबको? काहे टघरता है? तो चूंकि एपिडर्मिस एक मोम जैसा पदार्थ स्रावित करता है, जो पेड़ पौधा के तना को, पेड़ पौधा के पत्ती को, फूल को, फल को चिकना बना देता है। क्या बना देता है? चिकना। उसी चीज को क्या कहते हैं? क्यूटिकल। उसी चीज को क्या कहते हैं? क्यूटिकल। आगे समझ में आ रहा? समझ में? तो क्यूटिकल किसे कहते हैं? समझ में आया? एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस कौन? एपिडर्मिस मोम के जैसा, मोम के जैसा एक पदार्थ स्रावित करता है, स्रावित करता है, जो बहुत बहुत चिकना चिकना होता है। समझे? इसी को क्यूटिकल कहते हैं। आ गया समझ में? इसी को क्या कहते हैं? क्यूटिकल कहते हैं। मिजाज है ना होश में? हाँ ठीक है, समझ में आ गया बात? अब एक और नोट कर ले दीजिएगा, अभी बताएं। 90% पानी, जितना जल ले जाता है उसका 90% पानी, भोजन में कम इस्तेमाल, उड़ाने में ज्यादा इस्तेमाल। ये उड़ाता है, हम लोग पैसा उड़ाते हैं, इन लोग पानी उड़ाता है। क्या करता है? पानी उड़ाता है। ले अब क्या होगा? 90% कितना? 90% पानी वाष्पोत्सर्जन करता है जी। पानी क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन करता है। तो सर ये उड़ाता ना काहे के लिए है? अरे नहीं उड़ाएगा तो आप तो इतना बड़ी गर्मी से एसी चला के बच जाइएगा। पंखा चला रहे हैं, बचे हुए हैं, ठंडा ठंडा कूल कूल, ओखरी का एसी लगाइएगा, एसी लगा के दीजिएगा जी, तो वाष्पोत्सर्जन होगा कि नहीं? ज्यादा होगा। अब देखिए क्यूटिकल का एक और काम है, 90% पानी ही वाष्पोत्सर्जन करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। इससे ज्यादा कर देगा तो पानी आएगा कहां से? समझना रहना बात है। तो 90% वाष्पोत्सर्जन न हो, 90% से ज्यादा वाष्पोत्सर्जन न हो, इसका रोक कौन लगाता है? क्यूटिकल। इसका रोक कौन लगाता है? क्यूटिकल। समझ में आ गया बात है? इसका रोक कौन लगाता है? क्यूटिकल। इस बात को लिखेंगे, 90% से ज्यादा वाष्पोत्सर्जन न हो, वाष्पोत्सर्जन न हो, इसका रोक कौन लगाता है? क्यूटिकल लगाता है। कौन लगाता है? क्यूटिकल लगाता है। समझ में आ गया बात ना? अरे क्यूटिकल लगाता है। कौन लगाता है? क्यूटिकल लगाता है। क्लियर हो गया? कौन लगाता है? क्यूटिकल लगाता है। और क्या करता है क्यूटिकल जी? और क्या करता है? और क्या करता है? तो गैसवा को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, खींच लेता है, रोक लेता है उसको, ऑक्सीजन को निकाल करके भी रोक लेता है। तो गैसों का आदान प्रदान करने में भी मदद करता है। गैसों का आदान प्रदान करने में भी मदद करता है। कौन? क्यूटिकल। कौन? क्यूटिकल। कौन? क्यूटिकल। कौन? क्यूटिकल। आ गया समझ में? आ रहा समझ में? आ गया सब बढ़िया समझ में? पादप तक समाप्त। अगला दिन पढ़ेंगे जंतु उत्तक। क्या पढ़ेंगे? जंतु उत्तक। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।